चलिए गाइस, सेटल हो जाइए फटाफट और हम करते हैं आज के डिस्कशन की शुरुआत। मुझे एक मॉड्यूल लगेगा, चलेगा? एक मॉड्यूल में ले लूँ तो अभी के लिए? तुमसे पूछा क्या? चले, एक और है ना, बस बढ़िया। एक और है, कॉमन मॉड्यूल है ना। हाँ चलेगा, मतलब जल्दी बैठ जाओ। ये कल के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ आ गया था? कल का जो क्वेश्चन डे था वो हो गया कि नहीं हो गया? कोई तकलीफ तो नहीं है? इजी था? यदि तकलीफ आई नहीं होगी इसके अंदर आपको। क्या वो एक बार वापस पढ़ना क्वेश्चन में कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन से ले रहा है कि दे रहा है? फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन की सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है। उसको कोई माल बेच रहा है तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन से खरीदा है कि उसको सेल किया है, वो तो बायर हो गया ना। वो रिफंड लेता है यूआईएन नंबर लेके, अपने को तो टैक्स लेना है ना पूरा। अगर आप फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को माल बेचोगे तो आप तो पूरा टैक्स लोगे, वो बंदा उसका वापस कैश रिफंड मांगेगा, आपको तो पूरा टैक्स लग ही जाएगा ना। पहले मुझे पढ़ के बताना पलक कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, अरे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ने सर्विस दी है कि उसको हमने सर्विस दी है? तो भैया अपन कैसे एग्जम्प्ट हो गए? उसकी सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है। हम जो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विसेज देते हैं उसके तो बिल पे टैक्स वो देता है और बाद में जाके जीएसटी 11 भर के उसका रिफंड लेता है। परचेज पे टैक्स तो लगता है ना फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को, तभी तो रिफंड लेता है वो परचेज पे दिए गए टैक्स का। तो हम तो सेलर है ना, उसको बेच रहे हैं, वो बायर है। एग्जम्पशन हमको कहाँ है? फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, उसको दी गई सर्विसेज पे कहाँ एग्जम्पशन पड़ी हमने? नहीं आया समझ में अभी भी? अबे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन यहाँ पे बायर हुआ ना, बायर हुआ तो हमने एग्जम्पशन क्या पढ़ी? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय 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 फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। टू नहीं पढ़ा? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन तो टैक्सेबल होती है और वहां पे टू लिखा है, एग्जम्पशन में बाय है। तो फिर बारीक बारीक चीजों पे तो क्वेश्चन आता है। और कॉमन सेंस लगाओ, अगर एम्बेसी को टू पे एग्जम्पशन देते तो फिर उनको यूआईएन नंबर देके टैक्स पे दिए गए का रिफंड क्यों देते? सीधे एग्जम्पशन मिल रही थी ना? नहीं, सीधे एग्जम्पशन नहीं है बेटा। ओके ग्रेट, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 14 आपके मॉड्यूल में, जो कि है रिगार्डिंग टीडीएस और टीसीएस। कल हम लोगों ने किया था इसको चालू और अब आज इसके बारे में हमको खत्म करना है, इसका डिस्कशन, इस चैप्टर को फिनिश करना है और नया चैप्टर स्टार्ट भी करना है आज। मैं बता दूं, ये चैप्टर के बाद अगला चैप्टर तो महा घटिया है, सिर्फ रट्टा मारने वाला चैप्टर है। अगला चैप्टर रट्टा मारने वाला है, विदाउट लॉजिक। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, मतलब कौन कौन से आदमी को कौन कौन सी बुक्स और रिकॉर्ड्स बनाने हैं उसकी लिस्ट है, कि कौन आदमी कौन सी बुक्स और रिकॉर्ड्स बनाएगा उसकी लिस्ट है, सिंपल। बस अगला चैप्टर तो यही है, मेन चैप्टर यही है जो थोड़ा अच्छा है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अगला चैप्टर तो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है कि ये बुक्स बनानी है, ये आदमी ये बुक्स बनाएगा, ये आदमी ये बुक्स बनाएगा, ये आदमी ये बुक्स बनाएगा, उसका रिकॉर्ड है बस। जी राधेश्याम भैया, अभी आप कॉपी बाद में देना, ये दो इधर, मेरे को दो, इधर दो, यहाँ रख रहा हूं मैं। ये कॉपी चाहिए काई की? एफएम की, यहाँ रखी हुई है। हाँ तो अभी नहीं, इसको यहीं रखी है, मेरी क्लास के बाद लेंगे 2:30 बजे बाद, है ना? ठीक है, ओके। चले, तो पहले अपन टीडीएस टीसीएस पढ़ते हैं, फटाफट खत्म करते हैं और फिर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चालू करते हैं। पहले याद करो, मैंने कल आपको बताया था सरकार, मतलब लॉ क्या बोलता है? डिडक्टी और डिडक्टर दो लोग होते हैं। समझना क्या कहानी है पूरी की पूरी। इस आदमी को ये आदमी पैसे दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसने इस आदमी से क्या ली है? सर्विसेज। तो जब इसने इस आदमी से सर्विसेज ली है और ये इसको पैसे दे रहा है, तो ये थोड़ा सा टीडीएस काट के इसको पैसे देगा। इनकम टैक्स का टीडीएस नहीं, काय का टीडीएस काटेगा? जीएसटी का टीडीएस काटेगा।
और कितना टीडीएस काटेगा मैं आपको बता दूं, पूरे टीडीएस की एक ही रेट है, ये इनकम टैक्स जैसा नहीं है। टीडीएस की एक ही रेट है और रेट है 1 + 1% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये टीडीएस काटेगा जो भी, वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इसको रिफंड दिखेगा और ये इसका यूज कर सकता है आगे टैक्स पे करने के लिए। तो मैंने कल इसका एक सिस्टम तो आपको पूरा का पूरा समझा दिया था, पर अब मैं प्रैक्टिकल बताता हूं ये लगता कौन से लोगों के ऊपर है। तो पहले अपन पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। पहली बात, किनके ऊपर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात, सरकारी डिपार्टमेंट्स या सरकार, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एक सरकारी डिपार्टमेंट है। इंडियन रेलवे एक सरकारी डिपार्टमेंट है, मतलब जितने भी सरकारी ठेके होते हैं रेलवे के, उनमें टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है। कौन काटेगा? सरकार काटेगी। सरकार आपको ठेका दे रही है, आप सरकार को कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हो, सरकार को बदले में आप क्या दे रहे हो? सरकार आपको क्या दे रही? पेमेंट। तो सरकारी डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे जब आपको कंस्ट्रक्शन का पैसा देगा तो जीएसटी का टीडीएस काट के देगा। मतलब जनरली सरकारी ठेकों में एक तो टीडीएस कटता है। गवर्नमेंट सप्लाई जितनी भी है, जितनी भी गवर्नमेंट सप्लाई कर रहे हो आप, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को कर रहे हो, उनके किसी डिपार्टमेंट को कर रहे हो, उसके किसी स्टैब्लिशमेंट को कर रहे हो, उन गवर्नमेंट सप्लाई के केस में जीएसटी में टीडीएस कटता है। दूसरा, लोकल अथॉरिटी को सप्लाई कर रहे हो, लोकल अथॉरिटी पे भी कटता है। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपालिटी, पंचायत आ गया यहाँ पे, म्यूनसिपालिटी और पंचायत की सप्लाई पे भी कटता है। तीसरा, जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं, इनके ऊपर भी टीडीएस की लायबिलिटी आती है। चौथा, और किन के ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आती है? सुनना, पीएसयूज पे टीडीएस की लायबिलिटी है, सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि वो सरकारी कंपनीज हैं, तो पीएसयूज के ऊपर भी टीडीएस की लायबिलिटी आती है। उसके ऊपर इसके बाद पीडीएस की लायबिलिटी आती है सोसाइटीज established by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सरकारी सोसाइटीज जितनी भी है, कई बार होता है ना, अनाज खरीदने के लिए, खाद बीज के लिए, इन सब के लिए सरकार सोसाइटी बना देती है। सरकारी सोसाइटीज जितनी भी है, गवर्नमेंट सोसाइटीज जितनी भी है, वो सब भी इसके अंदर आ जाएगी। फेयर प्राइसिंग शॉप्स तो अलग हो गया, सोसाइटी नहीं होती है। सोसाइटीज मतलब सरकार कई सारी सोसाइटीज बना लेती है गांव वालों को फ्री में और सस्ते में अनाज प्रोवाइड करने के लिए। एफपीसी तो पीडीएस के अंदर आता है, वो अलग हो जाएगा, पर वो अलग हो जाएगा, फेयर प्राइस शॉप नहीं आएगा, उसके लिए अलग एग्जाम्पशन हम पढ़ चुके हैं, वो तो एग्जाम्प्ट ही होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सोसाइटीज जितनी भी है सरकारी सोसाइटीज, अब इन गूगल करेंगे तो लंबी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी गवर्नमेंट सोसाइटीज होती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है जो सरकारी सोसाइटीज होती है, सरकार ने बनाई सोसाइटीज होती है, वो सब आ जाएगी इसके अंदर। और एक और, कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड जो कि एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट है, सरकार ने कोई भी अथॉरिटी और बोर्ड बनाया है, और सेटअप बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पर जिसमें सरकार का 51% या उससे ज्यादा का पार्टिसिपेशन है, मतलब सरकार के पास उस बोर्ड का या उस अथॉरिटी का 50% से ज्यादा का स्टेक है।
ये छठा नंबर की लिस्ट है। मैं इसमें किस किस के नाम ले सकता हूं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईसीएआई, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, ये सब सब बोर्ड्स, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सेंट्रल, सीबीएसई का फिल्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सब गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड है और सब में गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा का स्टेक है। ये सारे बोर्ड्स, ये सारी अथॉरिटीज, ये सब टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स किसी डिपार्टमेंट से रन होते हैं क्या? सरकारी स्कूल्स के लिए कोई डिपार्टमेंट होगा जो सरकारी स्कूल रन करती होगी? एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, तो वो अपने आप आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में आ गया ना। मध्य प्रदेश का डिपार्टमेंट होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि सारे सरकारी स्कूल्स को मैनेज करता होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। हर स्टेट का एजुकेशन सिस्टम स्टेट के उस पर होता है, तो हर जगह का अपना स्टेट बोर्ड होता है, तो वो स्टेट बोर्ड के द्वारा स्कूल्स रन किए जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। मैंने कहा बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड होने चाहिए, मैंने बोला एनी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, सारे बोर्ड, सारी अथॉरिटी, मतलब आपको जितना सरकारी दिख रहा है ना, सब टीडीएस काटते हैं। नहीं, स्कूल की सर्विसेज नहीं, स्कूल ने अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, यहाँ पे डिडक्टर है ये, मतलब सरकार सर्विसेज दे नहीं रही है, सरकार सर्विसेज ले रही है, सरकार पैसा दे रही है। अरे सरकार पैसा कब देगी? जब वो सर्विसेज ले रही होगी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज दे नहीं रही है, गवर्नमेंट सर्विसेज ले रही है। दे रही है कि ले रही है? ले रही है। अरे मैं पेमेंट कर, गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, अरे सरकार पेमेंट कब करेगी? जब वो ठेका देगी, मतलब वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेगी, वो सप्लाई लेगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेगी, फूड सप्लाई लेगी, कंस्ट्रक्शन सप्लाई लेगी, दवाइयों की सप्लाई लेगी, सब पे लगेगा, सब पे लगेगा। मेडिकल सप्लाई, अरे सिंपल बोलते ना साहब, मैं तो गवर्नमेंट सप्लायर हूं, तो आपका टीडीएस कटेगा। सरकार आपको गवर्नमेंट सप्लाईज के लिए जो भी देगी उस सब का टीडीएस कटेगा। मिड डे मील कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि एग्जम्प्ट है। ये सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए लगेगा, एग्जाम सप्लाई के लिए नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिए नहीं लगता है, सिर्फ टैक्सेबल के लिए लगता है, वे पढ़ेंगे। अरे मैं टीडीएस वहां काटूंगा जहां जीएसटी लगता है, अरे जहां जीएसटी पे ही नहीं करना है वहां में। मेरे को एक चीज बताओ, इनकम टैक्स में टीडीएस कटा है? एग्जाम इनकम पे टीडीएस कटता है क्या? क्योंकि उस पर टीडीएस क्यों काटेंगे जब इनकम ही एग्जाम है? कॉमन सेंस। तो केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट टू स्कूल्स आर एग्जाम्प्ट, तो टीडीएस क्यों कटेगा? लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे टैक्स है कि नहीं है? है, तो फिर टीडीएस कटेगा। रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पे टैक्स है कि नहीं है? है, हमने कोई एग्जाम्पशन नहीं पढ़ा। ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट है साहब, ब्रिज बन रहा है रेलवे का, बताओ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब जब रेलवे इसका पेमेंट आपको करेगा, टीडीएस काट के देगा पैसा, जीएसटी का टीडीएस काटेगा। तो जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, जो लोग सरकार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उन पे टीडीएस कटता है, उनका टीडीएस कटता है। क्या मैं नाटा एकेडमी से पेमेंट ले रहा हूं तो सर डाटा एकेडमी मेरा जीएसटी में टीडीएस काट रही है? नहीं काट रही है, मेरे को पूरा 18% जीएसटी वो देते हैं और वो 18% में सरकार को देता हूं। नाटा एकेडमी मुझे पूरा जीएसटी देता है, 1 रुपए का भी टीडीएस नहीं काटता है। काटता है ना, इनकम टैक्स में काटता है, जीएसटी में नहीं काटता है। इनकम टैक्स का जो टीडीएस कटता है 194J के अंदर, वो तो कटेगा, पर मेरे को जीएसटी का कोई टीडीएस नहीं कटता है। यस, तो अब इन लोगों पे टीडीएस कटता है। अब सवाल आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कब टीडीएस नहीं है? नो टीडीएस, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। पहला, गुड्स और सर्विसेज are supplied between
PSUs। अगर गुड्स और सर्विसेज PSU से PSU ही हो रहा है, ये सरकार का एक PSU है इंडियन ऑयल, और सरकार का एक दूसरा PSU ले लेते हैं अपन साहब, पावर जनरेशन या पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड को अगर पावर जनरेट करने के लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो बताओ कौन किससे गुड्स बाय कर रहा है? इंडियन ऑयल से कौन गुड्स बाय करेगा? पावर। अब मान लो पेट्रोल तो चलो GST के अंदर नहीं आता है, कोल तो आता है। अब कोल खरीद रहे हैं साहब, कोल कौन खरीद रहा है? एक PSU दूसरे PSU से कोयला खरीद रहा है, यहां पे TDS नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि दोनों ही क्या है, देखो TDS लाने के पीछे का रीजन क्या था? ट्रांसपेरेंसी। एक आदमी से 2% ले लेंगे तो उसको चुपचाप 16% दिखाना पड़ेगा। अरे PSU थोड़ी टैक्स की चोरी करेंगे। PSUs में टैक्स की चोरी कब होगी? जब PSU किसी प्राइवेट को दे रहा है, तो प्राइवेट टैक्स की चोरी करेगा। पर बायर भी PSU है, और तो टैक्स की चोरी वैसे भी होगी नहीं। सरकारी कंपनियां थोड़ी टैक्स की चोरी करेगी। सरकार से क्या सरकारी कंपनी टैक्स की चोरी कर लेगी क्या? नहीं ना। इसका मतलब पहली बात, PSU अगर PSU को गुड्स और सर्विसेज देता है, तो उस केस में पहली बात कोई भी TDS काटने की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड बिटवीन गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सोसाइटीज, बोर्ड्स, इनके बीच में कोई गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हुई है। मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर्विसेज दे दी कि साहब हम आपको पूरा जो अंदर का ट्रैक है वो नेशनल हाईवे NHAI बना के देगी आपको। मान लो एयरपोर्ट एकदम NHAI के वहां से निकल रहा है, तो NHAI किसने? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर्विसेज दे दी। अब दोनों ही कौन है? सरकारी बोर्ड्स है, यहाँ पे भी TDS काटने की जिम्मेदारी नहीं है। मतलब आपस में ही कर रहे हैं, आपस में सरकारी अथॉरिटी को सर्विस दे रही है, सरकारी बोर्ड को सर्विस दे रही है, आपस में ही दे रहे हैं, तो उस केस में भी कोई TDS काटने की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एग्जामिशन है। सरकारी डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट होता है डिफेंस। नहीं नहीं, डिफेंस को सर्विसेज कोई और दे रहा है, वो थोड़ी एग्जाम्प्ट है। सर्विसेज डिफेंस को दे रहा है, आर्मी वालों के लिए आप कुछ बना के दे रहे हो, तो उसमें एग्जाम्शन है, वहां TDS नहीं कटेगा। मतलब डिफेंस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है किसी को, कंस्ट्रक्शन का या वेपन्स का, आर्टिलरीज का, तो वहां पे फिर TDS काटने की जिम्मेदारी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेमेंट्स पे TDS नहीं है। कुछ पे है पर वो प्रिस्क्राइब नहीं दिए, तो अपन तो मानेंगे कि नहीं है। कुछ को छोड़ के सब पे हटा दिया, तो अपन मेजरली हटा रखा है। 2-3 पे है, बाकी पे नहीं है, पर उसकी लिस्ट नहीं दी है, तो अपन मेजोरिटी पे चलते हैं। मेजोरिटी पे नहीं है, तो क्वेश्चन में आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है, क्या TDS काटने की जिम्मेदारी आएगी? नहीं आएगी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेमेंट्स कर रहा है, किसी कंटेनमेंट एरिया में कोई सर्विसेज ली होगी, या आर्टिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पेमेंट्स करे होंगे, फाइटर जेट्स खरीदने के पेमेंट्स किए होंगे, वेपन्स के पेमेंट्स किए होंगे, उन सब के ऊपर कोई TDS नहीं है। ट्रक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, व्हीकल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन सब के ऊपर TDS नहीं है। ओके, लास्ट वाला सबसे जोरदार, और मेरे को लगता है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, जहां पे TDS नहीं काटना है। ये वाला सबसे बेहतरीन है। ये वाला कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। सप्लायर MP में है, कहां पे है? प्लेस ऑफ सप्लाई भी MP में है, और रिसीवर राजस्थान में है।
मेरा आपसे सवाल है, इसने इसको सप्लाई दी है, ये इसको पेमेंट करेगा, यस और नो? ठीक है, एक मिनट, रिसीवर कहां पे है और सप्लायर कहां पे है, और सप्लाई भी कहां हुई है? तो पहले तो बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये इंटर का एग्जांपल है कि इंट्रा? सोच समझ के जवाब देना, इंटर है कि इंट्रा है? क्यों इंट्रा है? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर। लॉस और पॉज देखते हैं, लॉस कहां है? एमपी। पॉज कहां है? एमपी। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज के लिए लगता है कि अगर बनाने वाला भी यही है और प्रॉपर्टी भी यही है तो इंट्रा हो जाएगी, जबकि लेने वाला कहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी की लोकेशन तो यही है। तो बताओ इंट्रा हुई कि इंटर? इंट्रा। ठीक है, अब मान लो सर्विसेज की वैल्यू 1,00,000 है, इसके ऊपर सीजीएसटी है 9,000 का, एसजीएसटी है 9,000 का, मतलब सामने वाले को ओवरऑल पेमेंट कितना करना है? 1,18,000। भाई साहब काटेंगे टीडीएस, टीडीएस कितना काटेंगे? क्या बोला था मैंने? सर्विसेज की वैल्यू का 1%। तो बताओ सीजीएसटी का कितना टीडीएस कट जाएगा? 1,00,000 का 1%। 1,00,000 का 1% वैल्यू ऑफ सर्विस का है, टैक्स का नहीं है। 1,00,000 का 1% कितना है? और इधर भी 1,00,000 का 1% कितना है? ये टीडीएस काट देंगे 2,000 का और इनको पेमेंट कितना कर देंगे? 1,16,000 का। ठीक, अब मैं बताता हूं इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप मुझे बताओ, ये जो टीडीएस काटने वाला आदमी वो कहां का है? नहीं, पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? रिसीवर। रिसीवर कहां बैठा है? राजस्थान में। राजस्थान में जो टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी राजस्थान। ये टीडीएस कौन सा काटेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी राजस्थान। और जिस बंदे को टीडीएस की क्रेडिट चाहिए वो कहां बैठा है? एमपी में। वो क्या पे करेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और क्रेडिट किसकी पड़ी होगी? एसजीएसटी। तो भैया वो क्रेडिट तो बेकार चली जाएगी। नहीं समझ रहे हो आप? आपका टीडीएस कटा कौन से स्टेट में? राजस्थान में। जबकि क्रेडिट कौन से स्टेट में चाहिए? एमपी में। आपके जो कैश लेजर के अंदर क्रेडिट दिखेगी वो दिखेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी राजस्थान की, और आपको पेमेंट करना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी एमपी का। अब एमपी का एसजीएसटी राजस्थान की एसजीएसटी से सेट ऑफ, ये मैंने पहले ही बताया होटल वाले केस में। तो यहाँ टीडीएस कटा हुआ सारा बेकार चला जाएगा। मतलब इस आदमी को 18,000 भरने भी पड़ेंगे और जो 2,000 मेरा कट के आ चुका है उसका कोई क्रेडिट भी। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? सप्लाई है लोकल लेकिन दूसरे स्टेट में, और काटने वाला कौन से स्टेट में? दूसरे स्टेट में। आप मुझे बताओ यहाँ पे वो क्या काटेगा? लोकल सप्लाई हुई है तो टीडीएस भी लोकल कटेगा, आईजीएसटी नहीं कट सकता क्योंकि सप्लाई इंटर है। सप्लाई इंट्रा है, सप्लाई इंट्रा है तो बताओ टैक्स कौन सा कटेगा? लोकल। लेकिन राजस्थान वाला जब लोकल टैक्स भरेगा तो कौन सा भरेगा? राजस्थान का एसजीएसटी। जबकि क्रेडिट किसको चाहिए? एमपी के। तो भैया यहाँ टीडीएस काटा हुआ बेकार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बोल दिया टीडीएस नहीं कटेगा। ये अकेली ऐसी सिचुएशन है जहां पे टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी एमपी में है, बाहर जाके लोकेशन ऑफ सप्लायर भी एमपी में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी एमपी में है, जबकि रिसीवर राजस्थान में है। एक मिनट, इसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं इसके अलावा और कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन होता ना इसको क्रेडिट मिल जाती। बताता हूं पहले वो, फिर इसको बताऊंगा यहाँ क्या प्रॉब्लम है। पहले ये समझ ले, लिखने के बाद में लेना, पहले सुन लो। एक मिनट। लॉस इन अनदर स्टेट, पॉस एंड रिसीवर इन अनदर स्टेट। इसका एग्जांपल पहले मैं लेता हूं। लोकेशन ऑफ सप्लायर एमपी में है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में है, और रिसीवर भी। अरे वो एग्जांपल वो अलग है, अब मैं केस बता रहा हूं कि कहां का टीडीएस कट सकता है, कहां का टीडीएस कट सकता है। यहां पे टीडीएस कट सकता है, बताए क्यों? क्योंकि अगर ये टीडीएस काट भी लेता है तो ये टीडीएस कौन सा काटेगा? आईजीएसटी। अब अगर ये टीडीएस अरे यार ये टेलीग्राम हटा ही देता हूं मैं, क्यों डाल रखा है मैंने इसमें। ये लो टेलीग्राम। अब सुनो, अगर मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर एमपी में है
मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में और रिसीवर भी राजस्थान में, तो आप मुझे बताओ रिसीवर टीडीएस कौन सा काट के देगा इस बार? पहले होता है सप्लाई इंट्रा हुई कि इंटर हुई? सप्लाई कौन सी हुई? इंटर। सप्लाई अगर इंटर हुई तो सामने वाला टीडीएस कौन सा एक्ट में काटेगा? आईजीएसटी में। अब आईजीएसटी क्रेडिट तो पूरे इंडिया में कहीं भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत? मतलब इस केस में टीडीएस कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। अब सुनना, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी एमपी में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी एमपी में, रिसीवर भी एमपी में। बताओ यहाँ पे कौन सा टैक्स है, कौन सा सेल है? लोकल। टीडीएस कौन सा कटेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, एमपी। और क्रेडिट भी काहे में चाहिए? सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ कौन से वाले केस में है? इसमें, क्योंकि इसमें टीडीएस कटेगा लोकल लेकिन उसके स्टेट का, और चाहिए उसको ये लोकल सप्लाई तो है लेकिन रिसीवर लोकल नहीं है। सप्लाई लोकल है लेकिन रिसीवर लोकल नहीं है, और जब सप्लाई लोकल है और रिसीवर लोकल नहीं है तो इसका मतलब वो जो टीडीएस काटेगा वो काटेगा राजस्थान में, और आपको क्रेडिट चाहिए यहां के लोकल टैक्स की, वो मिलेगी नहीं, क्योंकि एसजीएसटी एमपी का, एसजीएसटी राजस्थान सेट ऑफ, एक स्टेट दूसरे स्टेट को क्रेडिट थोड़ी देता है। एक स्टेट राजस्थान बोलेगा मेरे आस में आ गया, इसका क्रेडिट लेने का एक ही तरीका था कि पहले वो आईजीएसटी में जाता और आईजीएसटी से इधर आता, वो सिस्टम ही नहीं है। तो अगर आपने सप्लाई मान ली है लोकल और बंदा है बाहर का, तो वो आदमी टीडीएस राजस्थान में काटेगा ना, उसकी क्रेडिट आपको एमपी में नहीं मिल पाएगी, तो क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, 2000 आपको जेब से भरने पड़ जाएंगे। और इसीलिए इस केस में उन्होंने टीडीएस काटने से ही मना कर दिया, मत काटना टीडीएस, क्योंकि टीडीएस कटेगा तो क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इंटर होता तो आईजीएसटी कट जाता, दिक्कत नहीं होती, पूरा लोकल होता तो भी दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम कहां है? सप्लाई है इंट्रा, सप्लाई है पर रिसीवर स्टेट के, मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है सुनना, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट बट लोकेशन ऑफ रिसीवर इज इन, बट ये कि ऐसा केस है जिसमें प्रॉब्लम आएगी, और इसके ऊपर वो लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में दे सकते हैं। वो आपको उठा के पूछ लेंगे कि सप्लायर यहाँ का है, सप्लाई यहाँ हुई है और रिसीवर यहाँ का है, बताओ इसके ऊपर सेक्शन 51 के अंदर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है और लोकेशन ऑफ रिसीवर कहाँ है। अगर तीनों एक स्टेट में तो भी टीडीएस कटेगा, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसीवर अलग स्टेट में तो भी कटेगा। मतलब मैं आपको बता दूं, एक डेडली कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। डेडली कॉम्बिनेशन क्या क्या चलता है बता दूं, लॉस अकेला पड़ जाए, पॉस और एलओआर साथ में हो तो भी टीडीएस कटेगा, तीनों साथ में तो भी टीडीएस कटेगा। पता है टीडीएस कब नहीं कटेगा? जब लॉस के पास पहुंच जाए पॉस और एलओआर पड़ जाए अकेला। क्या याद रहेगा? अगर लॉस के पास पॉस पहुंच जाए, लॉस के पास, तो फिर एलओआर की जरूरत क्या है? तो अगर लॉस के पास लॉस के पास पॉस पहुंच गया और एलओआर अकेला रह गया तो फिर इस केस में टीडीएस, ये ध्यान रख लेना आप रूल। और मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं कटेगा, विथ लॉजिक, क्योंकि अगर टीडीएस काट देते तो अगले को उसकी क्रेडिट नहीं मिल पाती। तो आप ध्यान रखना, एक ही केस है जब टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी सब केस में टीडीएस कटेगा। जल्दी बताओ कौन से केस में टीडीएस नहीं कटेगा? जब लॉस और पॉस एक स्टेट में है और एलओआर, जब देखो लॉस और पॉस एक स्टेट में, मतलब सप्लाई कौन सी हो गई? इंट्रा। कौन सप्लाई हो गई? इंट्रा। और लोकेशन ऑफ रिसीवर किसी और स्टेट में, तो ही टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी सब केस में टीडीएस कटेगा। एक काम करते हैं, इसका है ना मॉड्यूल में, हाँ एक मिनट, मॉड्यूल में इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग टेबल बना के उन्होंने केसेस दिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लिखने का भी एग्जाम्पल लिख लेना, पहले एक बार टेबल देख लो। वो मॉड्यूल डाउनलोड कर लेता हूं मैं इसका। ये लीजिए, ये रहा केस, ये लीजिए। अब मुझे बताइएगा कि कब यस और नो में आप देंगे आंसर, मैंने गायब कर दिया हो, ठीक है। चलो केस स्टडी, एलओएस ए में है,
पेज नंबर मॉड्यूल में है ये 14.9 14.9 मॉड्यूल में है 14.9। और इस केस को देख के आप मुझे बताना कब कब टीडीएस कटेगा और कब कब टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। एक मिनट। लॉ से ए में, पॉ से ए में और एलओआर भी एक में, सभी एक ही स्टेट में टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। दूसरे में लॉ से ए में, पॉ से ए में और रिसिपेंट बी में, लॉस और पॉज साथ में हो गए और रिसिपेंट अकेला पड़ गया, टीडीएस नहीं कटेगा। एक मिनट, लॉ से ए में, पॉ से बी में और रिसिपेंट बी में, देखो अगर पॉस और रिसिपेंट बी में मतलब आईजीएसटी सप्लाई है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे टीडीएस कटेगा। इंटर में तो कटेगा ही कटेगा, इंटर में तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, एक मिनट, सेम यूटी के लिए भी लगेगा, जो स्टेट के लिए लगेगा वही यूटी के लिए भी लगेगा। अच्छा, पहले वाला केस बताओ, यूटी कटेगा, दूसरे वाले केस में भी कटेगा, तीसरे वाले केस में नहीं कटेगा। मतलब इस पूरे में सेकेंड और लास्ट केस में नहीं कटेगा, बाकी सब केस में आप देख सकते हो आंसर, सेकेंड और लास्ट केस में नहीं कटेगा, बाकी सब केस में कटेगा। लास्ट केस में नहीं कटेगा ना राहुल, तो नहीं कटेगा ना, दो केस में नहीं कटेगा, बाकी सब केस में टीडीएस कटेगा। ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा और एमसीक्यू के लिए तो बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको दे देंगे केस स्टडी कि इस स्टेट में सप्लाई हुआ है, इस स्टेट में खरीदा है और ये प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको बताना है टीडीएस की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। क्वेश्चन आ सकता है, मैं एक बार देखता हूं पीछे, हो सकता है इसके क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन बैंक में दिए हों। डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन दिए, कोई बात नहीं, पर केस यही बन रहा है। चलो, तो पहले तो ये समझ में आ गया कब कब टीडीएस नहीं कटता है, ये हमको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस किस केस में टीडीएस नहीं काटना है। जी, क्या टीडीएस काटे क्योंकि पूरा टैक्स भरे? इस केस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या है, मैंने अभी आपको बताया। एक स्टेट के पास में अगर पैसा पहुंच गया तो उसे दूसरे स्टेट तक ले जाने के लिए बीच में आईजीएसटी होना चाहिए, उसके बिना एक स्टेट का रेवेन्यू दूसरे स्टेट तक नहीं पहुंच सकता। कल भी वो सेक्शन था और बेसिक में भी हमने क्लॉज पढ़ा था कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक रेवेन्यू को शिफ्ट करना है तो बीच में क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी। इशू है तो उस इशू का रास्ता अभी तक नहीं मिला ना सरकार को, इस इशू का रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरकार को बीच में आईजीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जबकि हमारा जो पॉज का रूल बोलता है वो बोलता है लॉस और पॉज अगर सेम स्टेट में हो तो इंट्रा होती है, और इंट्रा होती है तो आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी। अब आईजीएसटी सरकार लगा नहीं सकती, और आईजीएसटी सरकार लगा नहीं सकती तो एक स्टेट का रेवेन्यू दूसरे स्टेट को पास ऑन नहीं कर सकती, उसके लिए ब्रिज चाहिए, और ब्रिज का नाम क्या है? आईजीएसटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, सिस्टम इशू है। आपने जो पूरा सिस्टम बनाया है उस सिस्टम में ये चीज फिट बैठ नहीं सकती, इसलिए इसको फिर हटाना पड़ा, मजबूरी में हटाना पड़ा। अदरवाइज तो सरकार चाहती थी कि सभी ट्रांजैक्शन में टीडीएस कटे, पर बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज यू हैव टू इग्नोर समथिंग, एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट हैव इग्नोर्ड, कि आप इस केस में टीडीएस मत काटो, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आएगा, हम एक स्टेट का क्रेडिट दूसरे स्टेट को पास ऑन कैसे करेंगे बिना आईजीएसटी के? दैट इज अ बिग डील। तो इसलिए इस केस में उन्होंने यहाँ पे हमको बोला कि आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इसमें अगला सवाल आता है, मैंने शायद वो चीज बता दी लेकिन वापस बता, अच्छा एग्जाम्पल नोट करना है? नहीं, ये वाले नीचे वाले तो मत करना, कोई जरूरत ही नहीं है। करना है क्या? करो करो करो, कोई बात नहीं, कर लो कर लो। ऊपर वाला करूं पहले? अरे समझ में क्या आएगा एग्जाम्पल से? कुछ भी नहीं आएगा समझ में, कोई मतलब ही नहीं है, एग्जाम्पल समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी।
मेरे को इसलिए जीएसटी लॉ इतना अच्छा लगता है, बहुत रेयरली कभी मैंने आपको बोला होगा कि बेटा ये याद कर लो। इनकम टैक्स में इतना ज्यादा बार बोलना पड़ता है कि लॉजिक नहीं है, रट लो, लॉजिक बताते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में कई सारी ऐसी चीजें हैं इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, लेकिन जीएसटी में एक चीज है कि 99% चीजों में लॉजिक है। अच्छा, ऑडिट में लॉजिक होता है ना, ऑडिट तो बहुत लॉजिकल है। एएस में मान सकता हूं थोड़ी बहुत चीजें लॉजिकल नहीं होती है। हाँ, क्यों आपके ऊपर वो भी है क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस और एएस है क्या आपके सिलेबस में? नहीं है। कंपैरिजन है क्या पूरा, इंड एएस और एएस में कंपैरिजन है क्या आपके सिलेबस में, है क्या? इंड एएस में एएस 2 में लिखा है, एएस 2 में लिखा है, इंड एएस में लिखा है। ये लिखने की क्या जरूरत है, समझ में कुछ नहीं आएगा इससे, क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती, ऊपर का तो लिख लिया ना। जी, एक बार सब लोग लिख लें, हो गया। बस इसके नीचे एग्जाम्पल मत लिखो, इससे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। बढ़िया, चलो अब यहाँ पे एक और चीज लिखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट ऑफ टीडीएस? वो है 1% प्लस 1%, सीजीएसटी का 1, एसजीएसटी का 1, और अगर आप आईजीएसटी एक्ट में काट रहे हैं तो कितना काटना पड़ेगा, 2। ये तो बेसिक से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन कि 2 होगा, आईजीएसटी तो आधा आधा होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहां पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल वैल्यू। मतलब पहली बात, एग्जम सप्लाई पे कोई टीडीएस नहीं कटता है, हमें सिर्फ कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, टैक्सेबल, और वो भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब ही एक्सक्लूडिंग जीएसटी होती है। हमने सेक्शन 15 में पढ़ा, टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं हम, तो हम जीएसटी हटा के टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं। इनवॉइस वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी होता है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी होता है। 100 रुपए का अगर मैंने कोई चीज बेचा है और उसके ऊपर 18 रुपए का जीएसटी लग रहा है, टैक्सेबल वैल्यू होती है 100 और इनवॉइस वैल्यू होती है 118। टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टीडीएस कटता है 2% के रेट से। बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया कि हमको टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 2% की रेट से टीडीएस काटना रहेगा। अब एक और चीज है, यहां ध्यान रखना, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ओनली इफ taxable value of supply under a contract is more than rupees 2,50,000। मतलब 2.5 लाख से कम के ठेकों पे टीडीएस नहीं काटना है। अगर सरकारी ठेका, वैसे तो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का सरकारी ठेका क्या होता है, मतलब मैंने सरकारी ठेकेदार हूँ, क्या करता हूँ, 50,000 रुपए का माल देता हूँ सरकार को। मतलब ठेका तो 2.5 लाख से ऊपर का ही होता है जनरली, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो क्या 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख से ऊपर ही होगा। गवर्नमेंट के लिए पे कटता है ना टीडीएस, तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी सिर्फ किस पे है, गवर्नमेंट के ऊपर। तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से, और एक बिल की नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे मान लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप उनको 3 महीने तक सप्लाई करोगे और हर महीने बिल देना, तो एक एक महीने का बिल नहीं देखना है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी है। जैसे मान लो मेरा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप मुझे इलेक्ट्रिकल फिटिंग सप्लाई करेंगे 15 लाख रुपए की अगले 15 महीने तक, और हर महीने का बिल बना के भेजेंगे। अगले 15 महीने तक आप मुझे 15 लाख रुपए की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भेजेंगे और जितना जितना हर महीने बिल भेजेंगे उसका बिल बना के भेजेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई हो गया।
और हमने पढ़ा है कि बिल तो आपको पेमेंट के साथ बनाते रहना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट आपका 15 महीने चलेगा, 15 लाख का, और बिल हर बार आप 1-1 लाख रुपए का भेज रहे हो, तो बताओ यहाँ पे टीडीएस लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इनवॉइस वैल्यू नहीं देखनी, कौन सी वैल्यू देखनी है? कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी है। नहीं समझे आप? मतलब एक चीज ध्यान रखना, लिखो, इफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू is more than 250 but individual supply less than 250, then TDS needs to be deducted। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ज्यादा का है और उसमें जो आप टुकड़े टुकड़े में सप्लाई कर रहे हो, तो इंडिविजुअल सप्लाई 1-1 लाख रुपए की भी है तो भी आप पे टीडीएस लगेगा, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने की सप्लाई का है और आप उसमें 6 अलग अलग बार सप्लाई कर रहे हो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होनी चाहिए कितने से ज्यादा? 2.5 लाख से ज्यादा के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। ये एक और चीज है जो एमसीक्यू में कभी पूछ सकते हैं कि टीडीएस कभी कटेगा जब वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा की हो। ठीक है, अब सवाल आता है, सर मैंने आपके पेमेंट्स पे सरकारी डिपार्टमेंट टीडीएस काट लिया। अब मजेदार बात है, ये सरकारी डिपार्टमेंट तो ढीले ढाले लोग हैं। मान लो सलोनी ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दिया 50 लाख का, और 50 लाख पे मैंने उसका 2% की रेट से 1 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया। अब मैं हूं सरकारी डिपार्टमेंट, अब सलोनी को तो टैक्स भरना आ रहा है, पर मैंने उसका टीडीएस ही नहीं भरा, तो क्या होगा? सलोनी बेचारी टैक्स कहां से भरेगी? फिर मैंने उसको टैक्स के 2% काट के दिए, मतलब उसको 18% देके उसको कितना टैक्स मिला? 16, और उसको कितना भरना आ रहा है? 18। अब उसने अपने पोर्टल पे जाके देखा तो उसको पता पड़ा कि उसके पोर्टल पे तो अभी वो कैश लेजर में मेरा टीडीएस जमा ही नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, 6 महीने लगेंगे टीडीएस जमा कराने में। अब सरकारी डिपार्टमेंट वाले कितने चोर हैं, टीडीएस जमा कराने की भी रिश्वत मांग रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारा टीडीएस काटा है ना, वो टीडीएस में तुमको तभी जमा कराऊंगा जब तुम मेरे को क्या दोगे? कैश दोगे। तो सलोनी को बोला 1 लाख रुपए का टीडीएस चाहिए, 10,000 रुपए दे, तो 1 लाख रुपए का टीडीएस मिल जाएगा। मतलब सरकारी डिपार्टमेंट्स में अगर आपने टाइम लिमिट नहीं डाली तो ये सरकारी डिपार्टमेंट टीडीएस जमा कराने में भी क्या कर लेंगे? रिश्वतखोरी कर लेंगे। और अगर टीडीएस यहाँ जमा नहीं हुआ तो सलोनी को टीडीएस की क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो सलोनी को टैक्स आज जेब से भरना पड़ जाएगा। यस और नो? एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ टाइम लिमिट टू पे दिस टीडीएस। और वो टीडीएस की टाइम लिमिट क्या है? बहुत इजी है। जैसे ही आपने टीडीएस काटा, जिस महीने में काटा, उसके अगले महीने की 10 तारीख तक टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। कब तक? जिस महीने में आपने टीडीएस काटा उस महीने की 10 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख तक आपको सारा का सारा उस महीने का टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। तो आप लिखिए ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग टीडीएस। TDS should be सर ये टीडीएस जमा कराने के लिए और उसमें जो डिटेल्स डालनी पड़ती है, किसके नाम पे टीडीएस कटा है, उसका कितना टर्नओवर है, ये सब, इसके लिए एक फॉर्म जाता होगा। ऑफ कोर्स उस फॉर्म को बोलते हैं GSTR 7। दागना, टीडीएस भरने का जो रिटर्न है उस रिटर्न का नाम क्या है? GSTR 7। और ये भी 10th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक भरना पड़ता है। मतलब जब आप टीडीएस जमा कराओगे तो टीडीएस जमा कराने के लिए आपको एक रिटर्न भरना ही पड़ेगा, जिसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को डालना पड़ेगा, किसके नाम पे टीडीएस काटा है, कितना सप्लाई था, कितना रेट ऑफ टीडीएस है, कितना अमाउंट ऑफ टीडीएस है, उस सब की इंफॉर्मेशन आपको जो ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी वो किस फॉर्म में करनी पड़ती है? GSTR 7। और ये होती है बाय 10th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। जमा नहीं किया तो GSTR 7 की लेट फीस लगती है।
और ब्याज अलग लगेगा। लेट फीस कितनी लगती है? 100 रुपए पर डे वाली। हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लगेगी, बिल्कुल लगेगी, वो सरकारी अथॉरिटी को लगेगी, बोर्ड को लगेगी। जो टीडीएस टाइम पे जमा, उसको भी लेट फीस लगेगी। देखो पोर्टल पे सब सेम है। आप इंटरनेट पे जाके जब लॉगिन कर रहे हो ना, तो उनके लिए तो आप भी एक टैक्स पेयर ही हो, चाहे आप सरकारी विभाग भी क्यों ना हो, आप भी एक टैक्स पेयर हो। और अगर आप 10 तारीख तक टीडीएस नहीं जमा कराओगे तो आपके ऊपर लेट फीस लगना चालू हो जाएगी, प्लस ब्याज अलग लगेगा। वही लेट फीस लगेगी सेक्शन 47 की। कौन सी वाली? फर्स्ट वाली। आप चाहो तो वहां पे लिख सकते हो जो हमने पहली वाली पढ़ी थी सेक्शन। देखो जाओ 47 पे, 47 पे जाइए, और 47 पे जाके आप लोगों ने जो सबसे पहली लेट फीस लिखी थी, जो कि फाइनल रिटर्न की थी, उसके पास में एक और की थी 5 की, वहीं पे लिख दो जीएसटीआर 7 की भी यही लेट फीस है। जीएसटीआर 7 की भी वही लेट फीस है, 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5,000 पर एक्ट, तो 200 रुपए पर डे और 10,000। ये कॉमन है, जिसकी कुछ नहीं उसकी ये, जिसकी कुछ नहीं उसकी ये है जीएसटीआर 7 लेट फीस। जीएसटीआर 10 की जो लिखी थी वो है 10 वाली। 10 और 5 की जो थी ना, एक्चुअली वो रेसिडुअल है, सबके ऊपर वही लगती है। 1 और 3B और 4 और 9 को छोड़ के बाकी सब पे वही लगती है। हाँ, 1, 4, 1, 3B, 4 और 9 के लिए अलग पड़ी अपन ने, इनके अलावा जो बच गए सब पे यही लगती है। बाकी जितने रिटर्न्स हैं उन पे लेट होने पे यही लगती है, 1 वाली जो स्टार्टिंग वाली है, 10 वाली। 100 रुपए याद रखो, बहुत सिंपल है, 100 रुपए और 5,000 पर एक्ट, 200 रुपए और 10,000, सब पे यही लगती है, बचे हुए जितने भी रिटर्न है। 1, 3B, 4 और 9 के लिए अलग पढ़ ली अपन ने, बचे हुए सारे रिटर्न्स के ऊपर यही लगती है। तो 10 के ऊपर भी यही लगती है, 5 के ऊपर भी यही लगती है, 7 पे भी यही लगती है। तो जितने दिन डिले करोगे उतने दिन की लेट फीस भी लगेगी, प्लस टाइम पे जमा नहीं कराओगे तो 18% की रेट से ब्याज भी लगेगा। तो लिख लो आप, लेट फाइलिंग पे क्या होगा? लेट फाइलिंग पे एक तो लेट फीस लगेगी अंडर सेक्शन 47, प्लस लगेगा यहां पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। अब अगला क्लॉज आता है टीडीएस सर्टिफिकेट का। ये इनकम टैक्स में भी होगा। जब आप टीडीएस काटते हो तो आपको सामने वाली पार्टी को क्या इशू करना पड़ता है? टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ता है। आजकल ये ऑनलाइन ही हो जाता है। आपने जो रिटर्न भरा तो अपने आप वहीं से जब डाउनलोड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एक टीडीएस सर्टिफिकेट। उसका फॉर्म है GSTR 7A, क्योंकि ये वहां से डाउनलोड हो रहा है। भरने वाले फॉर्म हमेशा मेन होते हैं और डाउनलोड होने वाले फॉर्म के साथ A लग जाता है, A और B। जैसे 1 भरा था तो 2A 2B डाउनलोड हो जाता है, वैसे 7 भरेंगे तो क्या डाउनलोड हो जाएगा? 7A। तो ये फॉर्म है टीडीएस सर्टिफिकेट का। और इंपॉर्टेंट चीज है, टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डिडक्टर टू डिडक्टी। इसमें टाइम लिमिट नहीं लिखी है आपके मॉड्यूल में? इसमें टाइम लिमिट है 5 डेज की। मैं एक मिनट देखता हूँ आपके मॉड्यूल में टाइम लिमिट नहीं लिखी है क्या कहीं पे भी? ACD सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डिडक्टर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू डिडक्टी। बस प्रिस्क्राइब फॉर्म लिखा है, वो फॉर्म GSTR 7 है और उसमें डिटेल्स दे रखी है। टाइम लिमिट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट लिखा है उन्होंने, पर मैं बता दूं वो टाइम लिमिट होती है 5 डेज। विद इन 5 डेज ऑफ डिपॉजिटिंग TDS। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज हुआ है पर मेरे को लिमिट पता है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। इसकी लिमिट है 5 डेज की। TDS जमा होने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करके देना पड़ेगा 7A के अंदर। और इंटरेस्टिंग चीज है कि
इस टीडीएस सर्टिफिकेट में क्या क्या आएगा, तो सर वही सब इन्फॉर्मेशन आएगी। क्या कंटेंट होंगे टीडीएस सर्टिफिकेट के, आप बताओ क्या क्या पूछेंगे टीडीएस सर्टिफिकेट के अंदर, क्या क्या देना, क्या क्या लिखा हुआ आएगा उसके अंदर। एक तो टीडीएस का सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट आएगी, डिडक्टर का GSTIN जिसने टीडीएस काटा है, और किसका और डिडक्टी का भी आएगा ना, क्योंकि जिसके नाम पे कटा है उसका भी तो आएगा, जिसने काटा है, जिसके नाम पे कटा है, दोनों का नेम, पीरियड, कौन से पीरियड का टीडीएस काटा है, कौन से महीने का है। इसके बाद आएगा डिटेल्स ऑफ सप्लाई। डिटेल्स ऑफ सप्लाई में वही वैल्यू ऑफ सप्लाई, अमाउंट ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू, और फाइनली आता है अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। थोड़ा थोड़ा बिल के कंटेंट जैसे ही है, जैसे अपन बिल इशू करते हैं तो वैसे ही अपन ने किसी को सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ मैंने तुम्हारे नाम पे टीडीएस काटा है, तो कौन सी सप्लाई है, कितने की वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसके ऊपर कितना टीडीएस है, कौन से पीरियड का टीडीएस है, डिडक्टर का नाम, डिडक्टी का नाम, दोनों के जीएसटी नंबर, डेट, सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट में डालनी पड़ती हैं। सर्टिफिकेट नंबर में आ गया ना ऊपर, क्या, अरे 4, 5, 6 और 7, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, माफी चाहता हूं मैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और छोटी सी बात है, बस टीडीएस वाला पॉइंट आखिरी खत्म हो रहा है 2 मिनट के अंदर, सेक्शन 51 खत्म, टीसीएस पे आ जाएंगे फिर अपन जी। गवर्नमेंट का रेगुलर कस्टमर है, मतलब गवर्नमेंट का कस्टमर है, गवर्नमेंट कस्टमर है पहली बात तो, मतलब आप गवर्नमेंट के रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर हो, हर सप्लाई पे कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अरे जिस पे नहीं काटा वही आपने छुपा दी, तो आप ये मत बोलना सो लॉयल क्लाइंट है। अरे लॉयल्टी क्या होती है, टैक्स में काहे की लॉयल्टी, पैसे में कोई लॉयल्टी नहीं होती बेटा, है ना। जितनी बार, अरे नाटा एकेडमी का मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो नाटा एकेडमी बोलते हैं यार निखिल का क्या टीडीएस काटना है, वो तो हमारे यहाँ सालों से पढ़ा रहा है, ये थोड़ी चलता है। आपको ऑफकोर्स इनकम टैक्स एक्ट में जो टीडीएस काटना है वो तो काटना ही काटना है, ठीक है, तो ऐसे लॉयल्टी नहीं चलती यहाँ पे, है ना। ओके, अब आते हैं फाइनली एक और चीज पे, टीडीएस सामने वाले के कौन से लेजर में दिखेगा। आप मुझे बताओ सामने वाले के यहाँ टीडीएस कौन से लेजर में दिखेगा। एक मिनट, बहुत बेसिक से बताओ, एक मिनट, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने टीडीएस जमा कराया, पहले बताओ मैं टीडीएस कौन से लेजर से पे करूंगा, मैं पे करने वाला कौन से लेजर से पे करेगा, क्रेडिट से अलाउड है, कैश से, कैश से, क्रेडिट से अलाउड नहीं है, मतलब मुझे टीडीएस कौन से लेजर से पे करना है, कैश से, तो सामने वाले को रिफ्लेक्ट भी कौन से लेजर में होगा, कैश में ही होगा। जब मैंने पे कैश में किया है, सामने वाले को भी कैश में ही होगा, और क्रेडिट से तो पे करना अलाउड होता ही नहीं है, तो टीडीएस हमेशा किससे जमा होता है, कैश से, तो सामने वाले की भी कौन से लेजर में दिखेगा, कैश में। तो आप लिखिएगा डिडक्टी कैन क्लेम credit of TDS in his electronic cash ledger by validating GSTR 7 है। जब सामने वाले के नाम पे मैं वो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करूंगा, सामने वाले को उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही सामने वाले ने उस वैलिडेट किया कि हाँ जो टीडीएस कटा है वो बराबर कटा है और यस कर दिया, मेरे लेजर में वो दिखने लग जाएगा टीडीएस का पैसा, वो भी कौन से लेजर के अंदर, कैश लेजर के अंदर। अंदर तो कंपेयर कर सकता हूं मैं कि कोई मिसमैच तो नहीं है, कि उसने जो मेरे को टीडीएस का सर्टिफिकेट दिया है और जो ऑनलाइन टीडीएस दिख रहा है वो बराबर है या नहीं है। अगर वो सही रहा तो मैं यस कर दूंगा, और यस बटन दबाते ही वो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, मेरे लेजर में दिखने लग जाएगा। अब मैं इसका इस्तेमाल टैक्स पे करने में कहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि कैश है तो मैं इसका इस्तेमाल कहीं भी करना चाहूँ वहाँ पे कर सकता हूँ। पर हाँ, वो हेड में गया होगा, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में गया होगा, तो वो हेड में ही रहेगा। फिर उसको फिर ट्रांसफर दिखाना पड़ेगा इधर से उधर, तो वो फिर ट्रांसफर के लिए फॉर्म PMT 09 भरो। पर हाँ, कैश लेजर है तो ऑफकोर्स पैसा आप एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो फ्री ही पैसा है,
आपकी जेब में आए हुए पैसे के बराबर ही है, बस सरकार चाहती थी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए ऑनलाइन। आपकी जेब में आ गया तो आप देने से नाटक करोगे, इसलिए ऑनलाइन ले लिया, पर है तो जेब में आए हुए पैसे के बराबर ही है, आप उसको फ्रीली जहां यूज करना चाहे वहां पे यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। फाइनली सर, टीडीएस रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? मतलब आपको टीडीएस डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और वो मैंडेटरी है सेक्शन 24 में। मतलब टीडीएस के लिए आपकी कोई टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगेगी। अगर आप एक सरकारी डिपार्टमेंट हैं और अगर आपने सिर्फ कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करने के लिए करा है तो भी आपको टीडीएस नंबर कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, जबकि आपका टर्नओवर जीरो ही क्यों ना हो। नहीं समझे? मैं एक सरकारी बोर्ड हूं और मैंने एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें मैंने सामने वाले को बोला कि मेरे को बिल्डिंग बना के दे। अब सामने वाले को 5 करोड़ का मुझे पेमेंट करना है। अब मेरा टर्नओवर जीरो है, मैंने आगे कोई सेल नहीं करी, पर मैंने किसी से बिल्डिंग बनवाई, अब उसका पेमेंट मुझे करना है, तो मुझे उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? टीडीएस डिडक्टर का नंबर लेके टीडीएस कंपलसरी लेना है। यहाँ पे टर्नओवर देखा नहीं जाता, उस सरकारी एंटिटी का टर्नओवर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टीडीएस डिडक्टर का कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और सेपरेट जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा एज ए टीडीएस डिडक्टर। और अगर आप एज ए टीडीएस डिडक्टर अप्लाई करते हैं तो हम आपको टीडीएस नंबर देंगे, उस टीडीएस नंबर से आप टीडीएस फॉर्म जमा करा पाओगे। मैं नहीं करा सकता टीडीएस फॉर्म जमा, क्योंकि पहली बात तो मैं सरकारी डिपार्टमेंट नहीं हूं, दूसरा मेरे पास टीडीएस नंबर नहीं है, मेरे पास नॉर्मल टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर है। मुझे किसी का टीडीएस काटने के लिए क्या लेना पड़ेगा? टीडीएस नंबर लेना पड़ेगा, और उसके लिए वेबसाइट पे जाके अलग से अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम जीएसटी की वेबसाइट पे जाएं तो इस वेबसाइट पे जाते ही मुझे यहाँ पे लिखेगा रजिस्टर नाउ, और जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ करूंगा तो रजिस्टर नाउ में जाके यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हो, और इसमें सेकंड नंबर पढ़ो क्या लिखा रहा है। मैं टैक्स पेयर नहीं हूं, मैं टैक्स, तो आपको एक अलग ही फॉर्म मिलेगा भरने के लिए और आपका जीएसटी नंबर भी अलग होगा। गवर्नमेंट बोर्ड्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज अप्लाई कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। मतलब मेरे को जो पेपर्स लगेंगे वो सरकारी कंपनीज के पेपर लगेंगे, पीएसयू करेगी या सरकारी बोर्ड्स करेंगे, वो ही टैक्स डिडक्टर नंबर ले सकते हैं, मैं टैक्स डिडक्टर नंबर नहीं ले सकता। आ रही है बात समझ में? तो मैं तो रजिस्टर हूँ एक्स टैक्स पेयर, पर सरकारी कंपनीज को दोनों लेने पड़ेंगे। बिजनेस करना है तो टैक्स पेयर नंबर भी लेना पड़ेगा, और टीडीएस काटना है तो टैक्स डिडक्टर नंबर भी लेना पड़ेगा। मतलब जो कंपनीज बिजनेस भी कर रही है और टीडीएस भी काट रही है, उनको दो अलग अलग जीएसटी नंबर अप्लाई करने पड़ते हैं। एक अप्लाई करना पड़ता है एज ए टैक्स पेयर का, एक अप्लाई करना पड़ता है जैसे इनकम टैक्स में एक पैन होता है और एक टैन होता है। टैक्स भरना है तो पेन और टीडीएस काटना है तो 10, वैसे जीएसटी भरना है तो टैक्स पेयर, टीडीएस काटना है तो टैक्स डिडक्टर का नंबर लेना पड़ेगा। मतलब एक ही आदमी के पास दो अलग अलग जीएसटी नंबर होंगे, एक टैक्स पेयर का और एक टैक्स डिडक्टर का। आ रही बात समझ में? आई थिंक ये हो गया। एक लास्ट पॉइंट है सर, जैसे हम फॉर्म भरते हैं, यस कृष्णा, कृष्णा बोलिए। कन्हैया जी, कन्हैया जी बताइए क्या? कोर्ट टीडीएस काटेगा क्या? एक सेकंड, कोर्ट टीडीएस काटेगा? एक मिनट, कोर्ट क्या किसी जुडिशरी या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड या किसी एक्ट से बना है? अगर हाँ, क्या कोर्ट्स को रन करने का भी कोई बोर्ड है क्या? बार काउंसिल तो लॉयर्स का है, अब मेरे को इतना, मेरे हिसाब से कोर्ट एक्ट से तो गवर्न होता है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि कोर्ट के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट है, जुडिशरी डिपार्टमेंट। हाँ, जैसे इनका जो एग्जांपल है वो ये है कि इंदौर में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है। अब वो बिल्डिंग तो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई होगी, तो अगर ये बिल्डिंग बनाने का ठेका किसी उस डिपार्टमेंट ने दिया होगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने दिया होगा या कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने दिया होगा, तो ऑफकोर्स टीडीएस लाइबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। कोर्ट सर्विस दे रहा है, ले रहा है, क्या ले रहा है? यही ना, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस ली ना? हाँ, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले रहा है, टीडीएस कटेगा। 2.5 लाख से ऊपर का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू,
कटेगा। गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर का गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट से तो टीडीएस कटेगा। हेलो, रोज आते हैं अखबार में बड़े बड़े फोटो, फर्स्ट फ्रंट पेज, एक तरफ लिखे रहते हैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, एक तरफ फोटो लगा रहता है प्रधानमंत्री जी का और लिखा रहता है योजना। नीचे पढ़ना, नीचे नीचे लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन। मतलब ये सारे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं इसका खर्चा कौन उठा रही है? एमपी गवर्नमेंट। तो बताओ ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो इन न्यूज़पेपर को पेमेंट करेगी ना सरकार। तो ये जो सरकार पेमेंट करेगी उस पर टीडीएस काटेगी नहीं काटेगी? काटेगी, बिल्कुल काटेगी। ठीक है, बिल्कुल काटेगी। यस। एक और छोटी सी बात लिखी है, वैसे तो इतनी काम की नहीं है, क्यों हमने ना एक क्लॉज पढ़ा था कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करे तो कितने दिन में सामने वाले को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्रूव करना पड़ता है? 7 दिन। नॉर्मल केस में अगर विद आधार ऑथेंटिकेशन तो कितने वर्किंग डेज मिलते हैं? 7। यहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू बी वेरीफाइड, सॉरी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू बी एक्सेप्टेड within 3 working days. Or show cause notice within 3 working days. आप जैसे ही फॉर्म भरोगे टीडीएस का, आपको सामने वाला 3 दिन में ही टीडीएस नंबर दे देगा। और अगर आपको शो कॉज नोटिस देना है कि कोई पेपर कम है तो भी कितने दिन में? 3 वर्किंग डेज। तो 7 वर्किंग डेज की जगह टीडीएस के एप्लीकेशन के लिए कितने वर्किंग डेज हो गए? 3। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कितने वर्किंग डेज मिलते हैं? 7। बस इतना ही मॉड्यूल में लिखा है, इसके अलावा मॉड्यूल में कोई भी खास बात लिखी हुई नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो फटाफट कर लेते हैं और टीडीएस हो गया हमारा खत्म। फिर चलते हैं टीसीएस पे, सेक्शन 52। बहुत ही छोटा टॉपिक है सर। यस, टीसीएस तो और भी छोटा है, टीसीएस तो और भी छोटा है। कौन सी खटर पटर? जब तक आप हो तब तक चलेगी अभी तो है जी। हाँ, मॉक टेस्ट तक हो जाएगा, प्रॉब्लम मार्च तक बहुत सारा काम हो जाएगा। पर चलता है, अभी तो चलती रहेगी यार, इसके साथ भी कंसंट्रेशन तो कर ही सकते ना अपन, से कोई दिक्कत थोड़ी है। हम पढ़ा भी तो रहे हैं खटर पटर के साथ। ठीक है, वाह, बहुत ही बढ़िया है। चलिए, तो सबसे पहले टीडीएस हो गया हमारा खत्म। एक छोटा सा एग्जाम्पल मॉड्यूल में और दिया है, वो देख लेते हैं और हमारा टीडीएस कंप्लीट। फिर टीसीएस पे आते हैं। पढ़ लीजिए ये एग्जाम्पल, प्लीज एक बार एग्जाम्पल पढ़ लीजिए सब लोग। एक ही एग्जाम्पल दिया है मॉड्यूल में, फटाफट पढ़ लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं टीसीएस, और टीसीएस के बाद ये चैप्टर खत्म। आज खत्म चैप्टर, कल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स खत्म। कोशिश कल कर देंगे खत्म पूरा, आज चालू कर देंगे अगर हुआ तो, पर देखते हैं, शांति से करते हैं, कोई जल्दी नहीं। नए चैप्टर ऐड हुए हैं तो इसमें जल्दबाजी नहीं करने का है। जल्दी 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 नोट कीजिए, देख लो एग्जाम्पल एक बार फटाफट। एग्जाम्पल पढ़ लो एक बार। पूरा मेन काम की बात बता दी, क्या क्या उसने लिखा हुआ है। 4 लाख रुपए का टीडीएस कटेगा। 4 लाख 20 लाख है। अच्छा, इन्होंने ना पता मिस्टेक कर दी है। नहीं नहीं, इन्होंने मिस्टेक कर दी है, 4 लाख नहीं 40,000 होगा, इनकी गलती है। 2% निकालेंगे 20 लाख का तो 40,000 आएगा। बिल्कुल सही बोली पलक, 40,000 हुआ। हमेशा सही बोलती है पलक, 40,000। ठीक है, चले ओके। तो 40,000 रुपये का टीडीएस काटना है और 10 तारीख तक जमा कराना पड़ेगा, सामने वाले के कैश लेजर में दिखेगा। इतना ही दिया है, दैट्स इट। आते हैं टीसीएस, और सबसे पहले कॉपी में लिखते हैं सेक्शन 52। फालतू की बात मत करो, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं है।
सुनिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप पढ़ाने दे रहे हो मेरे को, धन्यवाद। सुनिए, सबसे पहले अब सुनिए ध्यान से। जेल रोड इंदौर में एक मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, नोवेल्टी मार्केट है ना। ये इसके थ्रू कस्टमर को अपने गुड्स बेच रहा है अमेजोन के थ्रू, ठीक है। अमेजोन 1 लाख रुपए का फोन बेचा, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल वाले ने अमेजोन के थ्रू एप्पल आईफोन 15 प्रो 1 लाख रुपए का बेचा, है ना। इस पे जीएसटी भी लगा, अपन मान लेते ओवरऑल बिल हुआ 1,18,000 रुपए का। कितने का? 1,18,000 रुपए का। ये पूरा अमाउंट एक्चुअली इसको जाएगा। कितना? 1,18। एक्चुअली पूरा नहीं। सुनना 1 मिनट। पूरा टैक्स भरने की लायबिलिटी सेलर की है, अमेजोन की नहीं है। लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा है पैसा? अमेजोन। टैक्स भी किसने कलेक्ट किया? अमेजोन। इसका 1%, 2% नहीं। टीडीएस की रेट 2% थी, 1+1। टीसीएस की रेट 0.5 + 0.5 है, 1% टैक्स खुद रखेगा और इसको 1,17,000 रुपए देगा। और गवर्नमेंट को ये 18,000 का जब टैक्स भरेगा तो इसको टीडीएस की क्रेडिट मिल जाएगी 1,000। टीसीएस की क्रेडिट मिल जाएगी 1,000 रुपए की। अब इसके पास टोटल मिला के बताओ कितने रुपए का पैसा आ गया? 18। लेकिन 1,000 रुपए इसको फिजिकल कैश आया कि टीसीएस की क्रेडिट आई? तो ई कॉमर्स को बोला तू 1,000 रुपए हमको टीसीएस देगा। मतलब जो कस्टमर से 18,000 रुपए का टैक्स ले रहा है, 1,000 तू देगा, 17,000 हमें सेलर देगा। नहीं आया समझ में? एक मिनट। तो अभी लिखो मत, रुक जाओ। रुक जाओ। अमेजोन कस्टमर से 1,18,000 रुपए लेके इसको पूरे 1,18,000 रुपए दे देता, ठीक। अब ये सप्लाई तो B2C है क्योंकि कस्टमर तो अनरजिस्टर्ड है, और ये बिल का टैक्स सरकार को भरता ही नहीं, ठीक। अब सरकार अमेजोन को बोलती कि तुम्हारी रिसीट तो हमको दिख रही है 18,000 की टैक्स की, तुमने टैक्स किसको दिया? मैंने उस व्यापारी को दिया। वो व्यापारी ने तो हमको टैक्स दिया ही नहीं। अमेजोन बोलता है सर मेरी क्या गलती, आपने मेरे से आरसीएम तो लगा नहीं रखा है कि आप मेरे को टैक्स भरने का बोलो। अगर आप आरसीएम लगा देते तो 18,000 में ही भर देता, उसको सिर्फ 1 लाख ही देता। लेकिन आपने बोला नहीं, वो जेल रोड का व्यापारी ही टैक्स भरेगा, वो जेल रोड का व्यापारी ही टैक्स भरेगा क्योंकि 9(5) में कवर नहीं होता है, तो इस पे आरसीएम नहीं है। तो मैंने तो सर पूरे के पूरे व्यापारी को 1,18,000 रुपए दे दिए, पर सर उस व्यापारी ने टैक्स खा गया और हमको बताया भी नहीं, गायब। अब हम क्या करें? अब हम या तो बोले अमेजोन हम तुम पे आरसीएम लगा रहे, तुम ही सारा टैक्स भरो। नहीं सर मत करो ऐसा यार, हम कितने व्यापारियों का, कौन कौन से स्टेट का कहां का टैक्स भरेंगे? फिर क्या करें? टैक्स तो व्यापारियों से ही लो, पर टैक्स चोरी ना हो उसके लिए अमेजोन सिर्फ 1,000 रुपए तुम देना। मतलब तुम्हारे पास जो 1,18,000 रुपए आए थे, जिसमें 18,000 का टैक्स था, उसमें से 1,000 रुपए तुम देना।
और 1,17,000 रुपये व्यापारी को दे देना। व्यापारी को हम 1,17,000 रुपये दे देंगे। अब होगा क्या, जब अमेजॉन 1,000 रुपये उस व्यापारी के नाम पे टीसीएस जमा कराएगा, 1,000 रुपये जब अमेजॉन उस व्यापारी के नाम पे टीसीएस जमा कराएगा, तो ये व्यापारी इस 1 लाख की सेल को छुपा नहीं पाएगा। मतलब देखा जाए तो टीडीएस और टीसीएस में कोई बड़ा फर्क नहीं है, लगभग एक जैसे ही है, और दोनों का पर्पस भी सेम है कि पूरा टैक्स अगर व्यापारी की जेब में पहुंच गया तो हो सकता है वो टैक्स वो सरकार को ना दे और सेल गायब कर दे। लेकिन अगर अमेजॉन ने 1% भी भर दिया तो अब व्यापारी उस 17% को छुपा नहीं सकता। तो अमेजॉन तो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसमें से 1,000 रुपये वो रख लेगा और 17,000 रुपये सेलर को दे देगा। अल्टीमेटली अमेजॉन तो सिर्फ एक कलेक्टर था, उसका काम क्या था, पैसे कलेक्ट करके दुकानदार को पहुंचाना। उस टैक्स कलेक्शन का 1,000 रुपये सरकार को ये देगा और बचे हुए 17,000 रुपये वो देगा। उसको देने 18 है, लेकिन 1,000 की जो टीसीएस मैं काट के दूंगा वो उसके कैश लेजर में दिखेगा, और वो 17,000 रुपये बैंक से और 1,000 रुपये कैश लेजर से भर के 18,000 रुपये टैक्स भर देगा। पर मेरे 1,000 के चक्कर में अब वो 1 लाख रुपये की उस सेल को छुपा नहीं पाएगा। तो जो अमेजॉन होता है वो आपका कुछ टैक्स का अमाउंट अपने पास रख के बाकी रिमेनिंग टैक्स अमाउंट आपको पे कर देता है। देखा जाए तो है तो ये टीडीएस जैसे ही, पर यहाँ पे अमेजॉन कलेक्ट कर रहा है टैक्स, इसलिए इसका नाम टीडीएस की जगह क्या रख दिया, टीसीएस। तो व्हाट एग्जैक्टली इज टीसीएस? व्हेन ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज कलेक्टिंग एनी टैक्स अमाउंट और अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर, जब सेलर के बिहाफ पे ई कॉमर्स अमाउंट कोई भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो जब वो सेलर को वो टैक्स देगा उसमें से 1,000 रुपये खुद कलेक्ट करके रख लेगा और 1% देके बाकी अमाउंट ही सेलर तक पहुंचाएगा। तो बाकी अमाउंट सेलर भरेगा और वो 1% अमाउंट कौन भरेगा, अमेजॉन भरेगा। तो जब भी आप अमेजॉन पे लिस्ट होते हैं और अमेजॉन से अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं तो आपने जितना बिल बनाया है ना, उतना पूरा पैसा अमेजॉन आपको नहीं देगा, आपको 1% टीसीएस अलग करके देगा। मतलब अगर आपने 1,18,000 रुपये अमेजॉन से लेना आ रहे हैं तो अमेजॉन आपको 1,18,000 नहीं 1,17,000 ही देगा, और 1,000 रुपये वो आपके नाम पे टीसीएस किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो 1,000 रुपये आपको कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो नाम को छोड़ दें, काम तो टीडीएस जैसे ही है। देखा जाए तो किसके जैसा काम है, टीडीएस जैसे ही काम है। तो ये लाइबिलिटी डाली हुई है किनके ऊपर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर, कि उन्हें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा जब वो किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। तो 1,000 रुपये का टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो चलो पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, ये एग्जाम्पल नोट कर लो आप। कस्टमर से जो अमेजॉन पेमेंट कलेक्ट करेगा उसके ऊपर ये टीसीएस की लाइबिलिटी इसके ऊपर आएगी। क्या हो गया था मैं, कहाँ पे, तुमको यहां तक खुशबू आ गई? कहाँ पे चौक का डस्ट है? ये वो पेंट का डस्ट है, चौक नहीं है। किसी ने ऊपर से अलग से पेंट किया, उसका कुछ गंदा हुआ क्या? क्या गंदा हुआ? अच्छा इसमें से आ रही होगी ये, पता नहीं यार, छोड़ो ना यार। इतना इसको थोड़ा ज़्यादा क्लीनलीनेस वो है क्या, ज़्यादा साफ सफाई चाहिए, थोड़ा सा ओसीडी है, दिक्कत है इंडिया में, ओसीडी होने में बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है चले, ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि 1,000 रुपये
अमेजॉन काट के भर देगा टीसीएस और 17,000 रुपये बाकी व्यापारी को भरना पड़ेगा। मतलब अमेजॉन से जब आप सेल करोगे तो आपके 3B में टीसीएस की क्रेडिट दिखेगी और उसे आप अपने कैश लेजर में क्लेम कर सकते हो। 3B में दिखती है, तो 3B से आप उसको कैश लेजर में क्लेम कर सकते हो। तो टीसीएस की क्रेडिट ऐसे। अब आप लिखो सबसे पहले किनको टीसीएस कलेक्ट करना रहता है। हु इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस? लिखिए, हु इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस? सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एजेंट नहीं है, एजेंट नहीं होना चाहिए। वैसे वाले जैसे अमेजॉन एजेंट नहीं है, एग्रीगेटर है। अमेजॉन सेलर के बिहाफ पे नहीं बेच रहा है, वो तो बोल रहा है ये सेलर है और इतने का माल है। वो एजेंट नहीं है सेलर का, वो एग्रीगेटर है। वो तो सेलर को सीधे पेमेंट देता है और उसका जो कमीशन होता है उससे करता है। पर ऐसा नहीं कि अमेजॉन उनके बिहाफ पे माल बेच रहा है। अमेजॉन ये बोल रहा है मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आपको माल खरीदना है क्या? नहीं, वो एजेंट नहीं है, वो एग्रीगेटर है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एजेंट नहीं है, रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑफ एट द रेट, चलो एट द रेट बाद में लिखेंगे, रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस इफ supply made through e-commerce operator and e-commerce operator collects consideration on behalf of supplier। कुछ ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जहां पे कंसिडरेशन सीधे सेलर को बायर ही पे कर देता है। जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई, जैसे ओला, सॉरी ओला नहीं, ओएलएक्स पे क्या होता है मुझे बताओ? बायर सेलर मिलते हैं और एक दूसरे को पैसे दे देते हैं। ओएलएक्स के थ्रू पैसा रूट होता है क्या? तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। OLX क्या लेता है? OLX सिर्फ एडवर्टीजमेंट के चार्जेस लेता है कि अगर आप उसके पोर्टल पे जाके कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसका पैसा वो कमाता है। पर बायर सेलर मिलके जो पैसा एक्सचेंज करते हैं उसमें OLX को कुछ मिलता है क्या? नहीं। और OLX के थ्रू पैसा रूट होकर वहां तक पहुंचता है क्या? नहीं। तो वहां पे TDS नहीं लगेगा, TCS नहीं लगेगा। तो जहां पे हम कैश में पैसा सीधे वहीं देते हैं वहां पे फिर TCS के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। जहां पे आपने सीधे कैश में, तभी तो आप देखोगे तो टैक्सी वाले और कई वाले लोग ये बोलते हैं, जो टैक्सी पे तो चलो लगेगा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि यार कैश कर दो ना यार प्लीज, कंपनी में मत करो, वॉलेट से मत करो, क्योंकि कंपनी को पैसा नहीं जाना चाहिए, मेरे फोन पे कर दो। क्योंकि इनको पता है अगर कंपनी को गया तो कंपनी TCS काट के, इन सब काट पीट के पैसा देगी। डायरेक्ट ले लेगा तो उस पर फिर TCS की लायबिलिटी। और लॉजिकल भी है, अगर सीधे बायर ने सेलर को पैसा दे दिया तो कंपनी TCS कलेक्ट करेगा किससे? नहीं समझे आप? सेलर ने बाहर से पैसा ले लिया, वो बेचारी ई कॉमर्स ऑपरेटर किससे पैसा लेगी? उनके थ्रू पैसा होता तो टैक्स लेके जमा करा देते और बचा हुआ सेलर को दे देते। उनके थ्रू ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक एग्रीगेटर है और पैसा सीधे इन दोनों ने मिलकर दे दिया, तो मैं कहां से टैक्स भरूंगा? पैसा तो सारा का सारा ऑलरेडी सप्लायर की जेब में चला गया ना, अब मैं कैसे टैक्स कलेक्ट करूं? तो वहां पे फिर TCS लागू नहीं होगा। तो TCS लागू पहली बात कब होगा? जब कंसिडरेशन कौन कलेक्ट कर रहा है? पोर्टल के थ्रू जा रहा है, Amazon कलेक्ट करके पैसा दे रहा है, मिंत्रा कलेक्ट करके पैसे, तो मिंत्रा तो डीलर नहीं, फ्लिपकार्ट कलेक्ट करके पैसा दे रहा है। उस केस में इनके थ्रू जा रहा है ना, तो फिर ये जो है ये TCS की लायबिलिटी रखते हैं, चाहे वो Amazon हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अजियो हो, इन सब केस में लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज है,
नो TCS for e-commerce, TCS for e-commerce covered under 9(5). बताओ भैया क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा ही टैक्स मुझे जमा कराना है। अरे अगर मैं 9(5) में आता हूं तो मैं तो 18 के 18 रुपए में ही जमा करा दूंगा, उसके ऊपर तो 1 रुपए की लाइबिलिटी। रेडियो टैक्सी केस में बताओ, ओला को आपने पैसा दिया तो टैक्स उसका पूरा कौन जमा कराएगी? ओला। तो उस तक टैक्स जाएगा क्या? जाएगा ही नहीं, पूरा 18 में ही दे दूंगा, तो वो तो एग्जम्प्ट हो गया ना, उसको तो 100 रुपए मिल जाएंगे, उसको कोई टैक्स से मतलब। तो यहाँ पे अगर आप 9(5) में कवर होते हैं तो सारा ही टैक्स ई कॉमर्स को देना है, तो सप्लायर को कोई TCS क्रेडिट या कोई लफड़ा ही नहीं, सारा टैक्स सप्लायर की वेब पे कौन पे कर देगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे कर देगा। मतलब पहली बार TCS लागू होगा ही नहीं अगर ये 9(5) की सप्लाई है, तो लगेगा ही नहीं TCS अगर ये कौन सी सप्लाई है? 9(5) की सप्लाई है। तो किस किस में 9(5) याद है ना आपको? रेडियो टैक्सी, कैब्स जो होते हैं, और दूसरा होटल गेस्ट इन, वो तीसरा था अगर आप फूड डिलीवरी में आते हैं तो, और चौथा था हाउस कीपिंग में, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग या उस तरह की सर्विसेज है, उन सब केस में आपको 9(5) लगता है। और 9(5) लगता है तो उस केस में फिर आपको TCS काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ही टैक्स आप ही को भरना है। बहुत ही बढ़िया। आगे लिखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ TCS? TCS का रेट क्या होता है? 0.5 प्लस 0.5 ऑफ, मतलब ओवरऑल कितना हो गया? 1। IGST है तो 1 ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वर्ड क्या यूज हुआ है यहाँ पे? आपको पता है यहाँ पे नेट वर्ड क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे जो भी आप सप्लाई करोगे, नेट का मतलब क्या है? सप्लाई माइनस रिटर्न्स। समझो, आज आप लोग क्या सभी लोग ये करते हैं, हम कितनी सारी चीजें फ्लिपकार्ट मिंत्रा से खरीदते हैं और उसमें से आधी से ज्यादा चीजें वापस। तो अगर 1 लाख का टर्नओवर एक सप्लायर के थ्रू हुआ है और उसमें 60,000 का तो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो आप मुझे बताओ मैं TDS 1 लाख पे काटूंगा कि 40 पे? बाकी तो 60,000 वापस हो गया ना कस्टमर को, तो क्या मेरे को उस पर TCS देना पड़ेगा कि सरकार को? मेरी नेट वैल्यू 1 लाख मानी जाएगी, 40 ही मानी जाएगी? क्योंकि इन केस में रिटर्न्स बहुत तगड़े होते हैं। तो आप ओवरऑल टर्नओवर पे TCS पे कर दोगे तो सरकार बोलेगी हमको टैक्स तो इस पे मिला ही नहीं, बाद में जाके पता पड़ेगा कि आधा माल तो रिटर्न आ गया। तो भैया TCS जमा ही कितने पे कराओ? नेट अमाउंट पे, और वो भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो अगेन टैक्स हटेगा। टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स जो भी अमाउंट होगा उसी के ऊपर आपको TCS काटना पड़ेगा। ये भी समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। 1% तो बता ही दिया। अब आता है साहब टैक्स जमा कब तक कराना है। लिखो ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट। इसकी भी ड्यू डेट है 10th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। वाओ, बहुत ही बढ़िया। सेम इसका जो रिटर्न है उसका नाम है GSTR 7 की जगह क्या? 8। और ये भी कब तक भरना पड़ता है? अब इसमें ना एक चीज और ध्यान रखना, ये मैं ऊपर ही लिखवाना चाह रहा था लेकिन आपके पास शायद स्पेस नहीं हो, अगर हो तो यहां लिख सकते हो। नो TDS, नो TCS इफ सप्लायर supplies goods or services from their own website। of course मैं ही बेच रहा हूं और मेरी ही वेबसाइट से बेच रहा हूं, तो सारे ही टैक्स मुझे ही भरना है। TCS क्यों भरूंगा मैं?
अरे अमेजोन एक थर्ड पर्सन था, उसने मेरा टैक्स काट के भरा। अरे मैं मेरी वेबसाइट से मेरा ही माल बेच रहा हूं। अब सैमसंग अपने ही वेबसाइट से सैमसंग का फोन बेच रहा है, तो टीसीएस किसका काटेगा? वो किसका किसका जमा कराएगा? मेरे नाम पे मैं अपना जमा कराऊंगा क्या? भाई तू तो पूरा खुद ही टैक्स जमा करा ना, तू तेरे नाम पे टीसीएस क्या जमा कराएगा? तो ऑफ कोर्स खुद की वेबसाइट से खुद ही माल बेच रहे हो, तो कभी भी टीसीएस की लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी क्यों? कोई थर्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर तो है ही नहीं ना आपके सामने, आप ही हो और आप ही को भरना है, आप ही सप्लायर हो, तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर फिर टीसीएस की लायबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी वेबसाइट से मल्टीपल लोगों के माल बेच रहे हो तो फिर आपके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे अमेजॉन जैसे अपना खुद का प्रोडक्ट भी अमेजॉन से बेचता है, अमेजॉन बेसिक्स के नाम से आता है, वो अमेजॉन का खुद का ब्रांड है और अमेजॉन दूसरे के ही बेच रहा है, तो बता अमेजॉन पे टीसीएस की लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आजियो पे भी होता है, मिंत्रा पे भी होता है भाई, बहुत सारे नायका खुद के ब्रांड भी बेचता है और नायका दूसरे के ब्रांड भी बेचता है, तो वहां पे भी टीसीएस की लायबिलिटी आती है। किसके लिए मैंडेटरी? टीसीएस नंबर तो मैंडेटरी लगता है ना, सेक्शन 24। तो नहीं, मंथ एंड पे होता है, तब तक रिटर्न दिखा दो, नहीं तो फिर अगले महीने एडजस्टमेंट करो। इस महीने मान लो आपने 10 लाख का टर्नओवर दिखाया, अगले महीने रिटर्न आ गया तो अगले महीने टर्नओवर से माइनस हो जाएगा, वो शो करने ही दिखेगा ना, अपने आप माइनस हो गई होगा। ओके, अब इसमें एक और बात आती है, सुनना, ये तो हो गया जीएसटी। एक चीज बता दूं, इसमें कोई टीसीएस सर्टिफिकेट नहीं होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, टीसीएस नाम का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो यहाँ पे 8A या ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, ये चीज आपको याद होगी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर GSTR 9B भी लगता है, 9B याद करो, मैंने लिखवाया था। GSTR 9A लगता है कंपोजिशन पे, 9 लगता है रेगुलर वाले के लिए, और ई कॉमर्स वाले के लगता है, क्या लगता है? 9B। तो ध्यान रखना, ई कॉमर्स वाले को एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ता है। टीडीएस डायरेक्टर को एनुअल रिटर्न नहीं लगता है, उसको सिर्फ GSTR 7 लगता है। एक रेगुलर टैक्स पेयर को 9 भरना पड़ता है, कंपोजिशन वाले को 9A भरना पड़ता है, और ई कॉमर्स वाले को 9B। मैंने बोला भी था येट टू बी नोटिफाइड, अभी तक वो नोटिफाई हुआ नहीं है, पर अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखना, ई कॉमर्स वाले पे ऊपर GSTR 8 तो आपको हर महीने भरना ही भरना है 10th तक, साथ में आपको एनुअल रिटर्न भी भरना है। कौन सा एनुअल रिटर्न भरना है? GSTR 9B। और ड्यू डेट क्या होती है GSTR 9B की? 31 दिसंबर। ऑफ कोर्स, कब तक भरना होता है? सारे एनुअल रिटर्न्स की एक ही ड्यू डेट है, 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत बढ़िया सर, इसमें भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने बताया था। टीसीएस कलेक्टर पे भी सेक्शन 24 का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लगता है। जैसे टीडीएस नंबर होता है, वैसे ही कौन सा नंबर होता है? टीसीएस। और यहां लिख सकते हो सेम प्रोसीजर एज टीडीएस, मतलब वैसे आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे, 3 वर्किंग डेज के अंदर उनको आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है, या 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको शो कॉज नोटिस देंगे और उसके बाद नोटिस का रिप्लाई करके पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है। तो जो प्रोसेस हमने टीडीएस के लिए पढ़ी थी, 3 वर्किंग डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, यहाँ पे वही प्रोसेस सेम है। टीसीएस के लिए भी कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना पड़ता है? 3 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक लास्ट क्लॉज और है जो इन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लगाया। क्या क्लॉज है? लास्ट क्लॉज है, छोटा सा क्लॉज, इतना सा है कि अगर आप टीडीएस रिटर्न तो टाइम पे भर रहे हो, टीसीएस रिटर्न भी आप टाइम पे भर रहे हो, लेकिन हमको फिर भी लगता है ना कि अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, डिपार्टमेंट का ऑफिसर अमेजोन को कभी भी नोटिस दे सकता है ये बोलते हुए कि मुझे तुम्हारा किसी भी गोडाउन में कितना गुड्स रखा है
कितना स्टॉक पड़ा है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब अमेजोन के ऊपर कभी भी ये नोटिस आ सकता है कि तुम्हारे वेयर हाउसेस में रखे हुए स्टॉक की इंफॉर्मेशन दो, कभी भी। और अमेजोन को जब भी नोटिस आएगा 15 वर्किंग डेज के अंदर उसको सारी स्टॉक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तो नॉन कंप्लायंस मान लिया जाएगा और पेनल्टीज लग सकती है। मतलब अमेजोन से डिपार्टमेंट, जबकि गुड्स उनके नहीं पड़े हैं, गुड्स तो सप्लायर के पड़े हैं। देखा जाए तो गुड्स अमेजोन का है कि सप्लायर का है? गुड्स तो सप्लायर के हैं, लेकिन डिटेल किससे मांग रहे हैं उसकी? क्योंकि पड़ा कहां पे? अमेजोन के वेयर हाउस में। तो इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट पॉइंट लिखिए आप ये, नोटिस टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। लास्ट पॉइंट, चैप्टर खत्म, लास्ट पॉइंट, चैप्टर खत्म, लिखिए। और इस पूरे चैप्टर को मैंने कॉपी में लिखवा दिया है, तो मॉड्यूल से सच कुछ रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार आप देखोगे तो पूरा का पूरा मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी रेफर कर ही दिया है। लिखिए नोटिस टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, लिखिए, लिखिए, an officer not below the rank of deputy commissioner, notice to e-commerce operator, notice to e-commerce operator। और हेडिंग हो गई है, अब पैराग्राफ लिखो, हेडिंग हो गई, अब पैराग्राफ लिखो। an officer not below the rank of DC, an officer not below the rank of DC, DC मतलब डेप्यूटी कमिश्नर, ACDC असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी। तो यहाँ पे डेप्यूटी है, बता दो डीसी थोड़ा बड़ा होता है एसी से। एसी IRS ऑफिसर में सबसे लोवेस्ट रैंक होती है। मतलब एक आदमी अगर IRS करता है, यूपीएससी करके अगर IRS बनता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाता है, सबसे लोवेस्ट रैंक होती है एसी। एसी के बाद होता है डीसी, एसी और डीसी के बाद बनता है आप जेसी, ज्वाइंट कमिश्नर। उसके ऊपर होता है एडीसी, एडीसी इज एडिशनल, एडिशनल कमिश्नर के बाद बनते हो आप कमिश्नर, कमिश्नर के बाद आप बनते हो प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के बाद आप बनते हो चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर के बाद बनते हो आप बोर्ड मेंबर्स। दिस इज हाउ एक IRS ऑफिसर की पूरी लाइफ होती है। और उसके ऊपर चले जाओगे तो सेक्रेटरी, जो बोलते हैं ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जो सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठ के टैक्स पॉलिसीज बनाते हैं, वो होते हैं सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी। हाईएस्ट रैंक होती है किसी भी पब्लिक सर्विसेज में चीफ सेक्रेटरी की। चीफ सेक्रेटरी मतलब कौन? जो सीधे कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो रैंकिंग कहां से चालू होती है? आदमी जब अपनी सर्विसेज स्टार्ट करता है, शुरू के 2 साल में वो बनता है असिस्टेंट कमिश्नर, 3 साल बाद प्रमोट होकर वो बनता है डिप्यूटी। डिप्यूटी कई बार होता है कि सीधे एसी से जेसी बन जाता है। तो एसी और डीसी के बाद आता है जेसी, जेसी के बाद एडीसी, एडीसी के बाद सीसी कमिश्नर, कमिश्नर, कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद चीफ, चीफ के बाद बोर्ड मेंबर, बोर्ड मेंबर के ऊपर आते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी मतलब आप पहुंच गए सीधे कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पे। मतलब आप सीधे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करोगे। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को कोई भी काम कराना है, सीधे चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीट से होता है। ये लोग सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस में जाके बैठते हैं। और आप देखना कभी भी निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उनके आसपास 4-5 लोग होते हैं, वो सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं। एक्चुअली उनको कुछ भी पूछना है ना, उनसे पूछती है मैडम, अच्छा रिपोर्ट निकालो, वो बताते हैं कि कितना टैक्स कलेक्शन है और क्या है। ये तो नेता है, इनको थोड़ी ज्ञान है। ज्ञान किसको होता है? सेक्रेटरी को। उनको ज्ञान सारा नेता को ये देते हैं। तो निर्मला सीतारमण पूरा टैक्स का इंटरनल थोड़ी जानती है, वो तो सिर्फ लीडरशिप जानती है। अल्टीमेटली काम कौन करता है? सेक्रेटरीट के लोग। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, वो काम करते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट रैंक ऑफिसर को पावर दे दिया है, डीसी, not below the rank of deputy commissioner. An officer not below the rank of deputy commissioner can issue notice to e-commerce operator. An officer not below the rank of DC can issue notice to e-commerce operator to furnish details regarding volume of goods, and stock lying in warehouses,
regarding volume of goods and stock lying in warehouses. Regarding volume of goods and stock lying पड़े हुए हैं, lying in warehouses. फुल स्टॉप लगा के लिखना. ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड. लाइंग मतलब LYING. लाइंग मतलब झूठा वाला लाइंग नहीं, पड़ा हुआ लाइंग, लाए, LYING. ठीक है. अब आप लिखो ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल विद इन 15 days. ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल विद इन 15 days. Operator is required to furnish details within 15 days. Otherwise, operator is required to furnish detail within 15 days. Otherwise, penalty up to 25,000 can be leviable. Penalty up to 25,000 can be leviable. इसके ऊपर एक कॉमन पेनल्टी लगती है. जीएसटी में एक बहुत कॉमन पेनल्टी होती है 25,000 की. कहीं टैक्स इवेजन नहीं है और आपने कोई प्रोसीजरल नाटक किए हैं, 25,000. एक्चुअली कहीं भी आपके टैक्स इवेजन नहीं है, लेकिन आपने प्रॉपर बिल नहीं बनाया है, साइन बोर्ड पे प्रॉपर नाम वाम में जीएसटी नंबर नहीं लिखा, तो कॉमन पेनल्टी 25,000 की. नॉन कंप्लायंस में 25,000 की मिनिमम पेनल्टी लगी जाती है. ये हो गया हमारा TDS TCS खत्म. कल मिलते हैं और कल हम पढ़ेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. और एक मिनट प्लीज, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए आप मॉड्यूल लेके आइएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, मेरे को मॉड्यूल की थियरी अंडरलाइन करानी है. कुछ भी रट्टा वाला चैप्टर है, पूरा रटना पड़ेगा कि कौन कौन से रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं. कोई लॉजिकल चैप्टर नहीं है, रट्टा वाला चैप्टर है बस. तो कल इसकी मॉड्यूल लेके आइएगा. लास्ट चैप्टर है GST का, कल उसको चालू भी करेंगे और खत्म भी करेंगे. थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू. समझाने के लिए लॉजिक सकते हैं. एग्जाम में हर महीने की मतलब रिटर्न सेल्स का होगा माइनस अगली सेल्स. अरे अमेज़न साफ करता है ना अपने एक बार सप्लाई चुका होगा उसका, अब अगले महीने से डिस्कस करेंगे.